हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है संरक्षित तथा असंरक्षित बल, यानी कंजर्वेटिव तथा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल क्या होता है। बल तो बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, घर्षण बल पढ़ा है, ठीक है ना, चुंबकीय बल, विद्युत बल, प्रत्यास्थ बल, ठीक है ना, और स्प्रिंग में लगने वाला बल। तो ये बल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको दो प्रकार के बलों में डिवाइड किया गया है। एक होता है संरक्षित बल और एक होता है असंरक्षित बल। तो संरक्षित बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं, उसके बाद फिर जानते हैं नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षित बल क्या होता है और दोनों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए और उसमें इसको पहले तो डिफिनेशन लो लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फिर फील समझेंगे, इसका वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाए संरक्षित बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स यानी वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। मार्ग मतलब पथ, केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं आप, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, प्रत्यास्थ बल, लॉरेंज बल, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल द्वारा लगाया गया बल होता है। तो ये सारे जो बल होते हैं इनको हम लोग संरक्षित बल कहते हैं। और संरक्षित बल की डिफिनेशन देखिए, समझने के लिए डिफिनेशन तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल द्वारा अगर कोई कार्य करें, जैसे अगर मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, ए बिंदु पर है और उसको हम बी बिंदु पर ले जाना चाहते हैं, ए से बी को ले जाना चाहते हैं, तो एक मार्ग हम ये सीधा अपना लेते हैं ए से बी जाने का, एक मार्ग हम इस कर्व वाले शेप में अपना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे वस्तु को ले गए। एक हम टेढ़े मेढ़े मार्ग द्वारा ऐसे ले गए बी तक, तो तीन मार्ग हो गए। मान लीजिए ये पहला मार्ग है, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा मार्ग। तो अगर ये संरक्षित बल द्वारा अगर ए से बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक मार्ग में जो किया गया कार्य है वो बराबर होता है। यानी डिफिनेशन क्या लिखी है, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे जिस रास्ते से ले जाओ कार्य उतना ही होगा। केवल किस बात पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। आप चाहे यहां से घुमा करके ले जाओ, ठीक है ना, आप यहां से घुमा करके ऐसे ले जाओ, लेकिन ए से बी बिंदु तक भी ले जाएं तो कार्य हमेशा बराबर होगा। यानी इस ये नियम कहता है कि W1 यानी एक पहले वाले मार्ग से ले जाए तो किया गया कार्य, दूसरे मार्ग से ले जाए तो किया गया कार्य, और तीसरे मार्ग से लिया जाए तो भी किया गया कार्य, यानी W1, W2, W3 ये हमेशा बराबर होते हैं। ये संरक्षित बल की डिफिनेशन है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य उसके वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो पथ अपनाता है उस पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल निर्भर करता है कहां से कहां तक ले गए, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संरक्षित बल। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब इसको जरा और जरा फिर लाए इसको कि इसका मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें, जैसे अगर हम ये कह दें कि अगर हम कोई ए बिंदु यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको बी बिंदु तक ले जाएं किसी वस्तु को, और रास्ता हम दो अपनाते हैं, एक तो सीधा ले जाएं ऐसे, एक हम जरा इस तरीके से ले जाना चाहते हैं ऐसे, पहले ए से सी तक ले गए और सी से बी तक ले गए, यानी एक सीधा ले गए यहां से यहां तक, यानी इंक्लाइन प्लेन हो गया जिसकी लंबाई है L, ठीक है ना, और ये एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर हम एग्जाम्पल कोई बल का ले लेते हैं, मान लो गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल कैसा बल है, संरक्षित बल। और संरक्षित बल अगर है तो इसका मतलब है कि ए से बी ले जाएं तो कोई मार्ग अप्लाई करें, चाहे ए से बी ले जाएं सीधे, चाहे ए से सी ले जाएं फिर सी से बी ले जाएं, तो किया गया कार्य हमेशा बराबर होता है। तो इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये कोई एक ट्रायंगुलर पाथ बना लिया, एक पाथ है ए बी,
ए बी द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पिंड रखा है, उसको खिसकाना है ए से बी तक, तो ए से बी तक ले जाएंगे तो दो रास्ते अपनाए, ए सीधे ए से बी को ले गए, ठीक है ना, जिसकी लंबाई है ए बी एल मान लिया हमने, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व बल लगता है वो तो हमेशा नीचे तरफ काम करता है mg, तो ये नीचे तरफ, ये तो पता है ना, वो द्वारा नीचे तरफ हमेशा जो mg वर्क करता है, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 और ये थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो वर्क जो हमारा होगा WAB यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं हम लोग F into S cos थीटा। तो जरा कार्य निकालो, बल कितना हो जाएगा mg, दूरी कितनी ले जाना है L, और cos थीटा कितना है, यानी विस्थापन और बल के बीच में 90 प्लस थीटा। समझ में आया? ये तो ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये नीचे तरफ वर्टिकल लाइन है, तो इसके एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और थीटा ये पहले से इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन है, तो 90 प्लस थीटा ये पूरा एंगल हो जाएगा, इतना यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा। तो वर्क कितना हो गया mg l और साइन cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन cos 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस mgl साइन थीटा। ये हम लोग निकालिए, ये वर्क कौन से निकाला हम लोगों ने, ए से बी ले जाने में। या इसी प्रकार से हम यहां से निकाले, इस वाले से अगर कार्य निकालना हो, W वर्क निकालना है, ए से पहले सी ले गए और सी से बी ले गए, तो वर्क कितना हो, इस मार्ग से ले जाएं, तो देखो इसका मतलब W पहले हम ए से सी ले जाएंगे और प्लस W सी से बी ले जाएंगे, W सी बी हो गया। अब जरा यहाँ पर देखो वर्क कितना होगा, जब ए से बी ले जाएंगे तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो एंगल हमेशा ये फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ये यानी जो विस्थापन होगा वो बल के लंबवत होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? आप इससे समझ सकते हैं mg और इनको ये हो जाएगा ac, कितना विस्थापन हो गया cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, और प्लस अब जरा c से b मान लो बस, तो यहाँ पहुंच गई, इस पर जो भार कैसा काम करेगा, नीचे की तरफ ले जाना है हमको ऊपर तरफ, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा L sin थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, L लेंथ कितनी हो जाएगी L sin थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब sin थीटा बराबर लंब कोण लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin थीटा आ जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग बल कितना लग रहा है mg, नीचे की तरफ लंबाई कितनी है L sin थीटा, ठीक है ना। ये तो इसका विस्थापन हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना होगा L sin थीटा, तो लंबाई होगा इनटू अब अपोजिट एंगल है तो cos 1 जो समझ आ रही है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो cos 1 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस mgl sin थीटा, cos की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब है कि इसको माइनस mgl sin थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इस मार्ग से ले गए तब भी कार्य हमको माइनस mgl sin थीटा करना पड़ा, और सीधे ले गए तब भी, इसका मतलब है कि WAB इक्वल होगा WA से C और C से B ले जाने में। तो इसका मतलब है कि ये जो मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा, चाहे इस मार्ग से ले जाएं तो कार्य हमेशा इक्वल होता है। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर हम ये बल अगर पता चल जाए ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इससे क्या फायदा मिल जाएगा, फायदा ये मिलेगा कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग भी पता है, मान लो जो ए से बी ले जाने मालूम, ऐसे अगर कोई मार्ग अपनाए और कहा जाता है इस मार्ग से हमको कार्य बताओ, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा गुरुत्व बल द्वारा, तो जो कि गुरुत्व बल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो हम टेढ़ा मेढ़ा मार्ग वाला कार्य निकालेंगे नहीं, वो कठिन तरीका हो जाएगा, तो हम सीधा वाला निकाल लेंगे, तो वही कार्य हो जाएगा। टेढ़े वाले मार्ग का क्योंकि मार्ग पर निर्भर करता नहीं, आप सीधे वाले मार्ग से कार्य निकालो चाहे टेढ़े वाले मार्ग से निकालो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गुरुत्व बल होता है, यानी इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर
नहीं करता है, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप ये जितने बल हैं जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं वो सब जो है वो संरक्षी बल कहलाते हैं। वो पथ पर निर्भर नहीं करता अगर इनके द्वारा कार्य किया जाएगा तो। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। एग्जाम में पूछा है संरक्षी बल की विशेषताएं बताइए क्या होंगी, तो उसको विशेषताएं भी हम लोग जान लेते हैं। नोट कर लें। क्लियर हो गया ना? ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और हेडिंग लगाइए संरक्षी बल की विशेषताएं। संरक्षी बल की विशेषताएं। तो उसके लिए पहली विशेषता तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन में दो विशेषताएं लिखी हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये पहली विशेषता हम लोग पढ़ी अभी और उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी लिया है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये पहली विशेषता है संरक्षी बल की। दूसरी विशेषता है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता। ये तो दो विशेषताएं तो डेफिनेशन की मदद से हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना? और तीसरी जो विशेषता है कि अगर कोई बंद पाथ है, यानी जहां से चले वस्तु घूम करके वहीं पर आ जाए और कार्य संरक्षी बल द्वारा निकालना हो और हमारा, तो हमेशा उसका कार्य जीरो आता है। तो ये विशेषता है, इसको समझते हैं पहले हम लोग, तो इसको लिख लें, उसके बाद फिर समझा जाए। तो किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ का मतलब क्या है कि वस्तु जहां से चले, जैसे मान लो वस्तु यहाँ है, यहां से यहां जाना है, तो ए से बी गई, पहले कोई वस्तु ए से बी जा गई और फिर लौट करके वो बी से ए आ गए, तो एक बंद पथ हो गया, ठीक है ना? तो बंद पथ में ए से बी और बी से ए आने में कुल जो कार्य होता है वो हमेशा जीरो होता है, लेकिन शर्त है कार्य किसके द्वारा किया गया हो? संरक्षी बल द्वारा किया गया हो। यानी संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, अर्थात ए से बी जाने में और बी से ए आने में, इसका जो कुल कार्य होता है वो हमेशा जीरो आएगा अगर बंद पथ है। लेकिन शर्त है इसमें, हमेशा जीरो नहीं होता बंद पथ में, ठीक है ना? बंद पथ में हमेशा जीरो नहीं होता है। कार्य किसके द्वारा किया जाए? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल द्वारा किया गया तभी कार्य जीरो आएगा, ठीक है ना? जैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है वो पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर तरफ फेंकी गई, तो मान लेते हैं कोई वस्तु ये है, ठीक है ना, जिसका भार है mg, गुरुत्व बल है, और उसको
इसको हम यहाँ ए से बी ले गए और फिर बी से ए ले आए, तो कुल कार्य कितना होगा? मान लो ए से बी तक की ऊंचाई है h, तो बी से ए तक की ऊंचाई भी h हो जाएगी। जहां से चला वहीं आ गया घूम करके, ठीक है ना। तो पहले डब्ल्यू ए बी निकालो, कितना आएगा ए से बी जाने में। अब देखिए पिंड ऊपर जा रहा है, बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो फार्मूला क्या लगेगा इसमें? माइनस, यानी फार्मूला लगा सकते हैं mg, बल गुणित विस्थापन होगा तो mg बल हो गया, विस्थापन कितना है h, और mg ये बल गुणित विस्थापन इनटू कॉस, और कॉस कितना होगा? ऊपर जा रहा तो 180, एंगल कितना होगा? तो mg ये विस्थापन ऊपर की तरफ, बल नीचे की तरफ, एंगल हो जाएगा पूरा 180, ठीक है ना। तो cos 180 का मतलब माइनस में हो जाएगी वैल्यू, तो माइनस mg h हो गया। ये a से b जाने में हो गया। इसी प्रकार से w b a निकालो, b से a आने में। अब देखिए जब वस्तु यहां से इधर आएगी नीचे की तरफ, तो बल भी नीचे की तरफ काम करेगा और विस्थापन नीचे की तरफ है, कितना हो जाएगा? 0। तो लिख सकते हैं mg h और cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो mg h। अगर दोनों को ऐड कर दें हम लोग, ठीक है ना, जैसे WAB प्लस WBA, तो ये मान क्या हो जाएगा? माइनस mg प्लस mg कट जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से बंद पथ में जो किया गया कार्य होता है, लेकिन बल कार्य ध्यान रखना है, कार्य किस द्वारा हो? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हो, तभी बंद पथ में कार्य का मान 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे अगर हम घर से स्कूल आए, स्कूल से घर चले गए, तो कहा जाए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, वो भी तो एक बंद पथ हुआ भाई। घर से स्कूल आए और स्कूल से फिर घर वापस लौट गए, तो वो बंद पथ हुआ। तो बंद पथ में अगर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकाला जाएगा तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। जो घर्षण बल असंरक्षी बल है, ठीक है ना, तो उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा 0 नहीं होता बंद पथ में, शर्त है कि वो कार्य किसके द्वारा किया गया हो? संरक्षी बल द्वारा किया गया हो, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें है। दूसरी चीज इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखिए जरा इसमें। चौथा पॉइंट है किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ये इसका चौथा पॉइंट है। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसका क्या, आप कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अगर पढ़ी है, एक कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किसी भी बल द्वारा, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, या दोनों फोर्स लग रहे हों, तो सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होता है किसी भी फोर्स द्वारा हो, वो हमेशा किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अगर अभी बंद पथ अगर है, तो बंद पथ के लिए क्योंकि जानते हैं कि बंद पथ के लिए W का मान तो 0 आता है अगर संरक्षी बल है तो जब W का मान 0 आ जाएगा तो डेल्टा K का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए डेल्टा K बराबर 0। काइनेटिक एनर्जी का में चेंज 0 आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें जो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी पहले कार्य किया जाएगा संरक्षी बल द्वारा, तो उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता है।
तो किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हेडिंग लगाते हैं हम लोग, ये प्रमेय किस प्रमेय के अनुसार है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। ये कॉन्सेप्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इसको स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लगाइए असंरक्षित बल, नोट कर लो उसको। चलिए हेडिंग लगाइए असंरक्षित बल। असंरक्षित बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होता है, बिल्कुल आपको उसका उल्टा लिखना है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु के मार्ग पर निर्भर करता है, ठीक है ना, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी मार्ग अगर बदल जाएगा तो कार्य बदल जाएगा, लेकिन किसके द्वारा किया गया कार्य, असंरक्षित बल द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं असंरक्षित बल, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, ठीक है ना, श्यान बल है, या वायु का कोई अवरोधी बल है, तो वो सब असंरक्षित बलों की श्रेणी में आते हैं। डेफिनेशन इसके हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो असंरक्षित बल की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, असंरक्षित बल कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनके, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, श्यान बल, ठीक है ना, द्रव द्वारा लगाया गया बल होता है ये। और वायु का जो प्रतिरोध होता है, वो वाला जो बल होता है उसको हम वायु का प्रतिरोधी बल कह रहे हैं। ये सब बल जो होते हैं वो असंरक्षित बल होते हैं। तो इसको जरा इसके मतलब समझ लिया जाए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु ए से बी जा रही है, ए से बी, ठीक है ना, और ये जो बल लिखे हमने हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, चाहे घर्षण बल हो, चाहे श्यान बल हो, या वायु का प्रतिरोधी बल हो, उसके द्वारा अगर कार्य किया जाएगा ए से बी जाने में, तो अगर मार्ग बदल गया है, जैसे मान लो मार्ग ये वाला अप्लाई करें हम लोग पहले, फिर उसके बाद फिर मार्ग ये वाला यूज करें जाने का, फिर उसके बाद फिर ये वाला मार्ग यूज करें, तो हर मार्ग में जो मार्ग बदल गया है, पहला मार्ग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मार्ग हो गया, तो हर मार्ग में कार्य अलग अलग होता है, इसमें सब बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल होते हैं। तीनों मार्ग में जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा, केवल स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, जैसा कि असंरक्षित बल में था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि असंरक्षित बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो मार्ग पर निर्भर करता है, मार्ग बदल गया तो कार्य भी बदल जाएगा, ठीक है ना। वस्तु चाहे वहीं जा रही हो घूम करके, लेकिन अगर मार्ग बदल गया तो उसका कार्य भी बदल जाएगा। तो ऐसे बल को हम कहते हैं असंरक्षित बल, ठीक है ना। अब इसको समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ये देखें, कोई मेज है ये, उसको एग्जांपल जरा समझ लीजिए, मतलब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना हो। ये मेज है, मेज में कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ ले आए, यानी ये ए पर रखी है, ए से बी ले आए, ठीक है ना, और ए से बी डायरेक्ट ले आए ऐसे, और एक दूसरा हमने इस वर्गाकार पथ अब बनाया ऐसे, तो पहले ए से सी ले गए, और सी से डी ले गए, और डी से फिर बी ले आए, ठीक है ना। तो इसमें किया गया कार्य निकालो जरा अलग अलग। घर्षण बल द्वारा अगर कार्य निकाल रहे हैं, तो घर्षण बल अगर वस्तु इधर जा रही है तो घर्षण बल तो इस दिशा में काम करेगा, घर्षण बल Fs जिसको लोग कहते हैं, इधर जा रहे, मान लो ये सब पाथ इक्वल है सबको, थोड़ी देर के लिए पथ की लंबाई कितनी है, a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर a मान ले तो
ए से सी तक जाने में कार्य कितना होगा, या पहले हम निकाल लेते हैं ए से बी जाने में कितना कार्य होगा। तो ए से बी जाने में डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी हो जाएगा घर्षण बल एफ एस और विस्थापन कितना हो रहा है ए, और चूंकि घर्षण बल अगर इस दिशा में जाएगा तो घर्षण बल किस दिशा में काम करेगा, इस दिशा में। घर्षण बल तो हमेशा मोशन के अपोजिट वर्क करता है, इस दिशा में वस्तु चल रही है तो घर्षण बल उसके अपोजिट वर्क करेगा, तो एंगल कितना होगा 180। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एफ एस हो जाएगा 180 की वैल्यू -1 हो गई। इसी प्रकार से ये तो ए से बी जाने का वर्क सीधे निकाल लिया। एक दूसरा पद जरा अप्लाई करें हम लोग, ए पहले डब्ल्यू ए सी, ए से सी जाने में किया गया कार्य, ए से सी और सी से डी, डब्ल्यू ए से सी जाने में वर्क निकालना है, फिर सी से डी जाने में और डी से बी जाने में कितना वर्क निकालना तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए सी पहले निकालो, फिर प्लस डब्ल्यू ए सी निकाला, फिर डब्ल्यू सी डी, फिर डब्ल्यू डी बी, कितना वर्क हो जाएगा, डब्ल्यू ए सी कितना होगा, अगर बस ए से सी की ओर जाए तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, तो इसमें भी अपोजिट हो गया, एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए एफ एस घर्षण बल और विस्थापन कितना होगा एक, लेकिन 180 लगेगा यहाँ पर भी, तो माइनस 180 होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन है बल के, घर्षण बल इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, तो 180 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 180 वैल्यू -1 थी रखी गई, यहाँ पर माइनस, इसी प्रकार से यहाँ जब वस्तु यहाँ से इधर तरफ चलेगी तो घर्षण बल इसके साथ दिशा में लगेगा, विस्थापन इस दिशा में है, यहाँ पे एंगल 180 होगा, तो माइनस एफ एस ए यहाँ पर भी लग जाएगा बल गुणित विस्थापन। जब वस्तु यहाँ पहुंच जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा एफ एस, तो माइनस एफ एस ए यहाँ पर भी हो गया, तो कितना हो गया 3 माइनस का 3 एफ एस ए। देखिए अब इसमें वर्क देख सकते हैं कि डब्ल्यू ए बी ये नॉट इक्वल है डब्ल्यू ए से सी और सी से डी और डी से बी जाने में वर्क ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब घर्षण बल जो पथ पर निर्भर कर रहा है, पथ चेंज हो गया है, जा वही रहे बी बिंदु पर, लेकिन पथ बदल गया तो कार्य भी बदल जाएगा। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये कह सकते हैं कि असंरक्षित बल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। असंरक्षित बल का मतलब वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता हो, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता हो, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं असंरक्षित बल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। असंरक्षित बल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो फील करने के लिए एग्जांपल हमने बता दिए कि घर्षण बल द्वारा कार्य निकाला हमने और गुरुत्व बल द्वारा कार्य निकाला। देखा दोनों के मार्ग पर निर्भर कौन सा करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, अब इसे लगा लीजिए असंरक्षित बल की विशेषताएं। असंरक्षित बल की विशेषता, पहली विशेषता, पहली और दूसरी विशेषता तो डिफिनेशन में ही शामिल है। देख सकते हैं असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ये तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक
तथा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? अपनाए गए पद पर। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई है, हम लोग डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल में इसको समझ चुके हैं। तीसरी विशेषता ये है कि किसी बंद पथ में असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता। किसी बंद पथ में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम कोई वस्तु यहाँ ए से चली, ठीक है ना, मान लो ये कोई प्लेन है और ए से बी पहुंच गई यहाँ, और इस, ठीक है ना, और घर्षण बल द्वारा कार्य निकालना हो तो घर्षण बल तो हमेशा इस दिशा में काम करेगा Fs। अगर वस्तु उधर जा रही है तो ये दूरी हम मान लेते हैं s है, और फिर वस्तु B से A में लौट आए, फिर B से A में लौट आए तो अब घर्षण बल तब इस दिशा में काम करने लगेगा, विस्थापन होगा इस दिशा में, विस्थापन, इसकी दूरी अभी भी s है, यानी A से B और B से फिर वापस A में लौट आएगा। जैसे इस घर से चले स्कूल और स्कूल से फिर घर वापस लौट गए, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है वो शून्य नहीं होगा। ये भी बंद पथ है, ठीक है ना, जहां से चले ए से चले बी में, बी से चले फिर ए में आ गए, बंद पथ हुआ। तो बंद पथ में शून्य कार्य नहीं होता है अगर कार्य करने वाला जो बल है वो असंरक्षित बल है। तो देखो इसमें देख सकते हैं हम लोग WAB घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो WAB बराबर क्या लिख सकते हैं? बल गुणित विस्थापन। तो बल कितना है? Fs, और विस्थापन कितना हो रहा है? S। विस्थापन मान लिया हमने, ठीक है ना, और इनटू cos 180। इधर तरफ बल विस्थापन, इस तरफ घर्षण बल, तो एंगल कितना होगा? 180। तो ये हो जाएगा माइनस Fs इंटू S। इतना वर्क हो जाएगा। अब जब WBC BA निकालेंगे B से A में आने में, तब कितना हो जाएगा? तब बल और बोलते विस्थापन इंटू 180 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि बल जब A से B की ओर, B से A की ओर आएगा तो घर्षण बल फिर अपोजिट हो गया विस्थापन के, तो ये हो जाएगा माइनस Fs। अब जरा Fs इंटू S, अब जरा कुल कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? WAB प्लस WBA। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -2Fs इंटू S आ रही है, यानी ये वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो बंद पथ में जो किया गया कार्य है, अगर असंरक्षित बल द्वारा कार्य निकाल रहे हैं तो उसका कार्य 0 नहीं आता, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। स्टेटमेंट आपको कौन सा ध्यान रखना है? किसी बंद पथ में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जब कार्य शून्य नहीं होगा बंद पथ में तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो भी शून्य नहीं होता है। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि किसी बंद पथ में असंरक्षित बल द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यानी अगर किसी वस्तु पर अगर असंरक्षित बल अगर कार्य कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है।
घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन शून्य नहीं होता है, गति जो है बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, ठीक है। तो इसका ना आप समझ सकते हैं उस तरीके से पहले समझा था कि जो ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय है, हम लोग देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय से होता है W बराबर डेल्टा के, यानी किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जब कार्य ही जीरो नहीं है, इसमें बंद पथ में कार्य जीरो नहीं होता है, देखो ऊपर लिखा है, तो कार्य जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं। तो इस प्रकार से जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो जीरो नहीं होगा, गतिज ऊर्जा बदल जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।